Hey guys, once again a very warm welcome to all of you at our own YouTube channel Magic Chemistry by Lovely Kalla. Students, I hope you all are fine and well. Today we will start the new topic of this chapter, that is classification of crystalline solid. तो आ जाइए बिना देरी किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जितने भी हैं उनमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है, इस बात के आधार पर ही क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को 4 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया। देखिए फर्स्ट जो है वो है आयोनिक सॉलिड, सेकंड है मॉलिक्यूलर सॉलिड, थर्ड जो है मेटेलिक और फोर्थ है कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड यानी कि सहसंयोजक ठोस, इनको नेटवर्क सॉलिड्स भी बोला जाता है। तो अच्छा ये पहले देख लेते हैं आयोनिक सॉलिड। मैं आयोनिक सॉलिड समझाने से पहले आपको बताऊंगी कि हम अमॉर्फस सॉलिड जो है उसका क्लासिफिकेशन नहीं देखेंगे। हिंदी में अगर हम बात करें तो अक्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण हम नहीं पढ़ने वाले हैं। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि अक्रिस्टलीय ठोस या अमॉर्फस सॉलिड्स का न तो शेप फिक्स था, क्योंकि उनमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट ही फिक्स नहीं था। तो आ जाइए आज का जो टॉपिक है वह क्लियर कर लेते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। और उसका पहला जो है वो है आयोनिक सॉलिड या आयनिक ठोस। पहले मैं इन चारों के बारे में आपको जनरल इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि अगर नेम के बेस पर हमें इनको आइडेंटिफाई करना हो तो हम कैसे करेंगे। देखिए आयोनिक सॉलिड्स यानी कि इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स यानी कि इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वह मॉलिक्यूल्स होंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब है अवयवी कण। थर्ड जो है मेटेलिक सॉलिड्स यानी कि इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मेटल्स एटम होंगे यानी कि मेटल्स होंगे। फोर्थ है कोवेलेंट सॉलिड यानी कि ऐसे सॉलिड्स में कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो ज़रूर प्रेजेंट रहेगा। तो ये तो था जनरल इंट्रोडक्शन। आ जाइए मोटे तौर पर देखते हैं आयोनिक सॉलिड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है और इनमें कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ये है हमारा आयोनिक सॉलिड्स, इनकी हम प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे होंगे। तो नाम से ही पता चल रहा है आयोनिक सॉलिड, तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब होता है अवयवी कण। ये कैसे होंगे, आयंस ही होंगे, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, यहाँ पर आयंस ही होंगे। सेकंड जो है वो हो जाएगा कि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है। तो इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा रहेगा, यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो ये पार्टिकल्स आपस में बहुत ही स्ट्रॉन्गली, बहुत ही मजबूती से आपस में बिल्कुल पास पास बंधे हुए रहेंगे। अगर ये एक दूसरे से बिल्कुल पास पास बंधे हुए हैं तो फिर इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा। अगर मैं आपको कोई सॉलिड का टुकड़ा दूं कि आप उसको मेल्ट करके लाओ, तो नेचुरल है सॉलिड्स को मेल्ट करना बहुत मुश्किल होता है। और अब मैं ये कह रही हूँ कि ये सारे पार्टिकल्स जो है वो एक अच्छे मजबूत बल से बंधे हुए हैं, तो नेचुरल है उनको मेल्ट करना बहुत मुश्किल है। तो हम कह सकते हैं कि थर्ड पॉइंट क्या होगा, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है और इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होंगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होंगे, बहुत ही हाई लेवल के होंगे। अब इनका मैं एक अच्छा सा एग्जाम्पल देती हूँ। आयोनिक सॉलिड्स जो है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। देखिए NaCl कैसे बनता है, एक Na+ आयन होगा और एक Cl- आयन होगा। मैंने बताया ना कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होंगे, यानी कि ये सॉलिड्स सारे आयंस से मिलकर के बने हैं, कैटायन और एनायन से मिलकर के। तो ये Na+, ये Cl-। अब ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पर बस एक सॉलिड में ये इतना ही होगा, और भी तो होंगे Na+, और भी तो होंगे Cl-। तो यहाँ पर क्या रहता है, इस तरीके से अरेंजमेंट रहता है। Na+ के नीचे Cl- आ जाता है, Cl- के नीचे Na+ आ जाता है। ऐसे यूँ लगातार एक सॉलिड में अरेंजमेंट रहता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप देखिए जो अपोजिट चार्ज स्पीशीज़ है उनमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहता है। Na+ के नीचे अगर मैं Na+ को रख दूँ तो वहाँ पर तो रिपल्शन होने लगेगा। तो पूरे कंप्लीट सॉलिड में इस तरीके का अरेंजमेंट रहता है। तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। अब अगर आपको कहा जाए कि इनको तोड़ो तो बहुत मुश्किल है। यही कारण है कि आयोनिक सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक और क्वथनांक बहुत ही हाई लेवल के होते हैं, बहुत ही उच्च होते हैं। तो ये तो चीज़ हो गई। अब चौथा यानी कि नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है वो होता है इनकी कंडक्टिविटी, यानी कि क्या ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, क्या ये इंसुलेटर्स होते हैं या कंडक्टर्स होते हैं।
तो देखिए आप लोगों को लगेगा मैम हाँ ये अच्छे कंडक्टर्स है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट है, और हम लोगों ने पढ़ा है कि जहाँ पर चार्जेस होते हैं, आवेश होते हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ज़रूर जनरेट होती है। पर मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, कहीं पर अगर हमें कंडक्टिविटी जनरेट करवानी है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवानी है, तो ये जो हमें चार्जेस दिख रहे हैं इनका मूव होना भी ज़रूरी है, यहाँ पर मूवमेंट भी होनी चाहिए। आवेश गतिशील होंगे तभी तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, बट यहाँ पर तो ये बहुत ही टाइटली बंधे हुए हैं, तो ये हिलडुल ही नहीं सकते। अगर ये हिलडुल नहीं सकते, मूवमेंट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर कंडक्टिविटी नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी। तो ये अपने सॉलिड फॉर्म में, यानी कि आयोनिक सॉलिड जो है वो अपने सॉलिड फॉर्म में, ठोस अवस्था में इंसुलेटर्स होते हैं, कुचालक होते हैं। यहाँ लिख देती हूँ मैं, दे आर इंसुलेटर्स, दे आर इंसुलेटर्स, किसमें? इन देयर सॉलिड फॉर्म, इन देयर सॉलिड फॉर्म। बट अगर मैं इनको मॉल्टन फॉर्म में लेकर के आ जाऊँ, यानी कि अगर मैं इनको मेल्ट कर दूँ या मैं इनको डिज़ोल्व कर दूँ, तो यहाँ पर कंडक्टिविटी स्टार्ट हो सकती है। ये इंसुलेटर से कंडक्टर्स बन सकते हैं। तो इनके बारे में क्या क्या पॉइंट हो गए? एक पहला, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होंगे, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है जो बहुत स्ट्रांग होता है, तो इनको आयंस को आपस में बहुत पास में मजबूती से बांध के रखता है। हम इनको अलग नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई लेवल का होता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया। फिर ये ठोस अवस्था में इंसुलेटर्स होते हैं, यानी कि कुचालक होते हैं, परंतु इनको मेल्ट कर दिया जाए, डिज़ोल्व कर दिया जाए, यानी पानी में घोल दिया जाए, तो नेचुरल आयंस इधर उधर गति करने लगेंगे, पृथक हो जाएंगे। पृथक होते ही ये विद्युत धारा का संचालन कर सकते हैं, यानी कि ये सुचालक बन सकते हैं, यानी कि ये कंडक्टर्स बन सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट हमारा आयोनिक सॉलिड। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में, यानी कि आणविक मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, यानी कि आणविक ठोस क्या होते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी कि अवयवी कण सारे कैसे होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी कि अणु होंगे। ये आपस में सभी एक बहुत ही वीक, जिसे बोला जाता है वैंडरवाल फोर्स, उससे बंधे हुए रहते हैं। बहुत ही दुर्बल होता है, यानी कि वीक होता है। अब ये जितने भी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं इनको भी आगे डिवाइड किया हुआ है। ये खुद जो है इनको भी क्लासिफाइड कर दिया। इनको कौन कौन से पार्ट में क्लासिफाइड किया? तो फर्स्ट जो है वो है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकंड जो है वो है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और थर्ड है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। हिंदी में अगर हम देखें तो इनको बोला जाता है ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तो आ जाइए सबसे पहले देख लेते हैं पोलर, यानी कि ध्रुवीय आणविक ठोस कैसे होते हैं। देखिए नाम से ही पता चल रहा है पोलर, यानी कि ये ऐसे सॉलिड्स होंगे जिनका फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा? मॉलिक्यूल से होगा, और मॉलिक्यूल्स भी कैसे? बिल्कुल अच्छे पोलराइज्ड होने चाहिए। तो पोलराइज्ड मॉलिक्यूल से ऐसे सॉलिड्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये पोलराइज्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? क्या होता है ध्रुवीय वर्ड का मतलब? तो आ जाइए देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के साथ में। मैं यहाँ एग्जाम्पल लिख रही हूँ HCl का, ठीक है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कुल मिला करके HCl है, ठीक है ना। अब HCl जो है ये बनता कैसे है? ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के क्लोरीन के पास आता है, क्लोरीन के पास में भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों दोस्ती करते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं। पार्टनरशिप करने से HCl बन गया। बट होता क्या है? क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन से कई गुना ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब आपको अच्छे से पता है, ये जो बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेना, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। और मैं बात क्या कर रही हूँ कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के कंपेरेटिवली ज़्यादा है। तो ये जो यहाँ पर पार्टनरशिप का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है उसको क्लोरीन अपनी ओर आकर्षित करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव साइन आ जाएगा। देखिए ऐसे जो अपन लिखते हैं ना, इसको पार्शियली बोला जाता है, ठीक है। और हाइड्रोजन जो है इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव साइन, ठीक है। H के ऊपर आ गया पार्शियली पॉजिटिव, Cl के ऊपर आ गया पार्शियली नेगेटिव साइन। एक ही मॉलिक्यूल में अगर आवेशों का पृथक्करण हो जाए, एक ही मॉलिक्यूल में दो अलग अलग अगर ध्रुव बन जाए, दो अलग अलग चार्जेस आ जाए,
दो अलग अलग एलिमेंट है बट मॉलिक्यूल एक ही है, दोनों के ऊपर अलग अलग चार्जेस आ गए, तो इसी को बोला जाता है पोलराइज्ड मॉलिक्यूल। दो अलग अलग ध्रुव बन गए यहाँ पर, ठीक है ना, एक वो ध्रुव है एक ये ध्रुव है, तो आवेश अलग अलग हो गए। इसी शब्द को, इसी चीज़ को बोला जाता है पोलर या पोलराइज्ड मॉलिक्यूल। अब बात क्या चल रही है कि ये जो ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं, इन्हीं से बनता है ये पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब ये कैसे बनता होगा, ये देखिए एक HCl यहाँ पर है, ये दूसरा HCl, ऐसे ही तो सॉलिड बनेगा। तो यहाँ पर इस H के ऊपर पॉजिटिव साइन होता है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव साइन, फिर H के ऊपर पॉजिटिव साइन, फिर क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव साइन। इन दोनों के बीच में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है ही। आप देखिए ये नेगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज, और हमें पता है कि जो असमान आवेश होते हैं उनके बीच में ढेर सारा अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर भी अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बहुत ही स्ट्रांग होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर दो ध्रुव है, एक ये रहा एक ये रहा, तो इसे बोला जाता है द्विध्रुव। द्विध्रुव, यहाँ पर भी दो ध्रुव है, एक पॉजिटिवली एक नेगेटिवली, तो इसको भी बोला जाता है द्विध्रुव। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसे बोला जाता है डाइपोल, डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हिंदी में बोला जाता है द्विध्रुव, द्विध्रुव आकर्षण बल। यानी कि एक मॉलिक्यूल में और इस दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में भी खूब सारा अट्रैक्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज, तो असमान आवेशों के बीच में आकर्षण होता है। तो यह एक मॉलिक्यूल जिसमें दो ध्रुव थे, ये एक मॉलिक्यूल जिसमें भी दो ध्रुव थे, ये एक डाइपोल, ये एक डाइपोल, तो यहाँ पर डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो लगेगा और बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पर कि ये कैसे बनते हैं, इसका मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया। अब नेक्स्ट जो है, इनके भी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई लेवल के रहते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते, तो ये भी कैसे रहते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉन पोलर की, तो देखिए सामने से ही पता चल रहा है नॉन, यानी कि इनमें पोलरिटी नहीं होगी, ये पोलराइज्ड नहीं होंगे। ऐसे मॉलिक्यूल से इनका फॉर्मेशन होता है जो नॉन पोलरिटी रखते हो, जिनमें पोलराइजेशन की कैपेसिटी नहीं हो। तो इनका अगर हम एग्जाम्पल लें तो बेस्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे। तो अब देखिए होगा क्या, यहाँ पर दो अलग अलग एलिमेंट थे, तो नेचुरल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी अंतर था, एक की ज़्यादा थी और एक की कम थी। बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस मॉलिक्यूल की, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, ऐसे लिखा जाता है, ये रहा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, दोनों एक जैसे हैं, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या अंतर होगा, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर जो है कोई अंतर नहीं है, यहाँ पर कोई आवेशों का पृथक्करण नहीं होता, तो ये कैसा मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पर एक क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको पहले बता देती हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह अध्रुवीय है, नॉन पोलर है। अब ये क्यों होता है, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो लीनियर होती है, ठीक है। जैसे मैंने बना दी यहाँ पर C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से बहुत कम होती है। यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिवली, पार्शली नेगेटिव, पार्शली नेगेटिव, पार्शली पॉजिटिव। अब आपको लगेगा मैम देखिए आवेशों का पृथक्करण हो गया, तो फिर इसको तो पोलराइज्ड में लिखो आपने नॉन पोलर कैसे बताया। बट देखिए इसकी जो ज्योमेट्री है वो लीनियर होती है। ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देते हैं। फाइनली जो हमारे पास म्यू आता है, यानी कि ये जो द्विध्रुव आघूर्ण आता है, डाइपोल मोमेंट, वो जीरो आ जाता है। और जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है वो मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होते हैं, अध्रुवीय होते हैं। डाइपोल मोमेंट का मतलब द्विध्रुव आघूर्ण। यही रीज़न है कि इसको क्या बोला जाता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये एग्जाम्पल है, ठीक है ना, और इस पे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। स्टूडेंट्स एक चीज़ और है, ये जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है, यानी कि जो अध्रुवीय आणविक ठोस है, इनके बीच में लंदन बल जो होता है वो प्रेजेंट रहता है। ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है। देखिए जहाँ पर भी मॉलिक्यूल्स हो और अगर हमको कोई कह दे कि इनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखना कि मॉलिक्यूल्स में ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई फोर्स नहीं है। जहाँ पर कोई फोर्स नहीं होगा वहाँ पे लंदन बल ज़रूर प्रेजेंट होगा। ये सबसे वीकेस्ट होता है। इस चीज़ को आप ऐसे याद रखना, जब दो इंसानों के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है तो वहाँ पर मानवता का रिश्ता जो होता है वो ज़रूर प्रेजेंट रहता है। एक चीज़ और बता देती हूँ कि ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है, इनका बेस्ट एग्जाम्पल है गैसेज। और गैसेज भी कौन सी, मोस्टली जो होती है उत्कृष्ट गैस है, क्योंकि वो नॉन पोलर होती है, ठीक है। वैसे तो इसका एग्जाम्पल H2 भी है, O2 भी है, और कार्बन डाइऑक्साइड का मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर ही दिया। एक
चीज़, और ये जितने भी सॉलिड्स हैं ये सॉलिड्स के नाम पर एक तरह का धब्बा है, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पर एक्चुअली गैसियस फॉर्म में रहते हैं। अगर हमें इन्हें सॉलिड फॉर्म में लाना है तो हमें टेम्परेचर को बहुत लो करना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये रूम टेम्परेचर पर तो गैसियस फॉर्म में है, अगर हमें इन्हें सॉलिड फॉर्म में ठोस अवस्था में लाना है तो टेम्परेचर को बहुत 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 कम करना पड़ेगा। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होते हैं। समझ में आ गई ना बात? तो ये क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी कि ये इंसुलेटर्स होते हैं। तो ये हो गए हमारे पोलर, नॉन पोलर। थर्ड जो था मैंने रफ कर दिया है, मैं वापस रिपीट कर देती हूँ। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को 3 पार्ट्स में अपन ने क्लासिफाइड किया, पोलर, नॉन पोलर। थर्ड था हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ऐसे आणविक ठोस जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट हो। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है वो आप देख लीजिए। देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए हमारे पास में 2 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। अब वो 2 चीज़ें क्या होती है? एक तो हमारे पास में होना चाहिए फॉन, ठीक है ना। एक हमारे पास होना चाहिए H। फॉन, यहाँ पे F का मतलब है फ्लोरीन, O का मतलब है ऑक्सीजन, N का मतलब है नाइट्रोजन, और H तो आपको पता ही है हाइड्रोजन एटम है। अब अगर ये F के साथ मिलता है, ठीक है ना, तो ये बनता है। इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। अब अगर ये ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर ये नाइट्रोजन के साथ मिलता है तो यहाँ बनता है अमोनिया, ठीक है, NH3। यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। इनकी कैटेगरी क्या होती है? सबसे बेस्ट, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स है, यानी कि इन मॉलिक्यूल्स में क्या प्रेजेंट रहता है? हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। ये भी इंसुलेटर्स होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। बट एक स्पेसिफिक पॉइंट है, अगर हम इनमें NaCl को मिला दें तो ये विद्युत के सुचालक हो सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, अदरवाइज ये नहीं कर सकते। देखो, एक एग्जांपल दे देती हूँ मैं आप लोगों को। पानी, अगर आपके पास पानी पड़ा है तो करंट नहीं आएगा। आपको ऐसा सुना क्या, ओ मैंने पानी पिया, करंट आ गया, मेरे पानी को देखा तो करंट आने लगा। बट अगर आप उसमें NaCl मिक्स करोगे तो वहाँ पर ज़रूर करंट फ्लो हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं, कोई सूरत में नहीं होगा। तो ये था हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। हमने 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड कर दिया, पोलर, नॉन पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। थर्ड जो है वो हम देख लेते हैं, मेटेलिक सॉलिड्स क्या होते हैं। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है मेटेलिक सॉलिड्स, यानी कि इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो मेटल्स होंगे, यानी कि धातु परमाणु जो है वो यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के रूप में रोल अदा करेंगे। यानी अवयवी कण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन होंगे अवयवी कण? धातु परमाणु, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर मेटेलिक सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? मेटल्स, ठीक है ना। सेकंड, इनके बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो फोर्स है वो काम करता है, उसे बोला जाता है धात्विक बंध। ये एक दूसरे को उनसे बांधे हुए रखता है। आप लोगों ने सुना होगा धातु जितने भी है बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ कर देते हैं। अब जब ये इजीली इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करते हैं, मैं एक डायग्राम बना देती हूँ यहाँ पर, फिर से अपनी बात को रिपीट करती हूँ। धातु जितने भी है बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करते हैं। तो मान लेते हैं मैंने एक यहाँ पर आयरन लिया है, ठीक है ना, या सोना लिया है, चांदी ली है, कॉपर लिया है, जो भी है, ये यहाँ पर मैंने लिख दिया, बना दिया यहाँ पर एक मेटल का कैटायन। कैटायन क्यों बोल रही हूँ मैं आपके पास में? क्योंकि जितने भी मेटल्स हैं वो आराम से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ कर देते हैं। अब जब वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेंगे तो नेचुरल है वो कन्वर्ट किस में हो जाएंगे? पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज़ में। क्यों होंगे? क्योंकि जब कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वह पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ में कन्वर्ट हो जाता है और उसको हम कैटायंस बोलते हैं। अब इसने अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया, यहाँ आया, इसने रिलीज़ किया, यहाँ आया, ये यहाँ आया। इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहते हैं, बीच बीच में सब जगह इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है ना। अपन तो छोटा डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, बाकी चारों तरफ यहाँ पर ऐसा लगता है कि एक इलेक्ट्रॉन का समुद्र बन गया है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इस सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो है वो कैटायंस प्रेजेंट रहते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर ड्रॉ नहीं किए, अदरवाइज़ यहाँ 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 सब जगह ऊपर आसपास में इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रॉन्स बिखरे पड़े रहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स गतिशील भी होते हैं, मूवमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का एक सागर, एक समुद्र बन जाता है और उस समुद्र के बीच में यहाँ पर कैटायंस प्रेजेंट रहते हैं।
तो अब अगर आपको पूछा जाए कि यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन है, ये है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है ना, मेटल्स के कैटायन और फिर रिलीज़ हुए हुए इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर पूछा जाए कि ये इनकी प्रॉपर्टी कैसी है, ये इंसुलेटर्स होते हैं या फिर ये कंडक्टर्स होते हैं, ये बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। इनसे इलेक्ट्रिसिटी आसानी से जनरेट होती है, तभी तो हमारे घरों में जो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आती है, यानी कि हम जो यहाँ पर फिटिंग्स करवाते हैं वहाँ पे कॉपर के वायर होते हैं या फिर एल्यूमिनियम के वायरिंग होती है, क्योंकि इनमें बहुत अच्छे से सुचालकता दर्शाई जा सकती है, या हम कह सकते हैं कि ये विद्युत के सुचालक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं आराम से। देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो दो कारणों से होगी। या तो वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए जो इलेक्ट्रॉन्स गति कर सके। दूसरी, अगर वहाँ पर आवेश उपस्थित है और गतिशील है तो वहाँ पर ज़रूर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। क्योंकि मेटेलिक सॉलिड्स में इलेक्ट्रॉन्स ढेर सारे हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स गतिशील है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट है, खूब सारे हैं, गतिशील है, तो मेटेलिक सॉलिड्स की खूब सारी प्रॉपर्टीज़ बनती है। आपने देखा होगा मेटल्स का खुद का एक अलग ही कलर होता है। हम चांदी की बात करें तो अलग कलर में होगी, हम सोने की बात करें, तांबे की बात करें, हम लोहे की बात करें, जिसकी भी बात करते हैं एक स्पेसिफिक उनमें कलर प्रेजेंट रहता है। ये सब भी फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। एक आपने वर्ड सुना होगा डक्टाइल, ये सारे डक्टाइल होते हैं। खूब सारी प्रॉपर्टीज़ है। ब्राइटनेस, ये चमकीले होते हैं। आपने छोटी क्लासेस में मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ देखी होगी, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है आपने देखा होगा। हम ऑर्नामेंट्स पहनते हैं तो यानी कि इनको एक शेप में भी ढाला जा सकता है। आपने देखा होगा लोहा वगैरह है, उनको खूब तेज़ तेज़ पीट करके हम उनकी चादर बना सकते हैं। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है ये सारी इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंसी के कारण ही क्रिएट होती है। तो ये हो गए हमारे सारे मेटेलिक सॉलिड्स, ठीक है ना। सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसके बीच में कौन रहेगा? कैटायन प्रेजेंट रहेगा। लास्ट और फाइनल जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड का पार्ट जो है हमारा कोवेलेंट सॉलिड, और उसको बोला जाता है नेटवर्क सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो एटम्स रहते हैं, उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। ये जितने भी एटम्स हैं ये सब आपस में इस तरीके से अरेंज्ड रहते हैं जैसे 3D स्ट्रक्चर बन जाती है, यानी कि 3 डायमेंशनल रूप से वो अरेंज रहते हैं। तो वहाँ पर ऐसा लगता है एक जाल बन गया हो, एक नेटवर्क बन गया हो। इसी के कारण इनको बोला जाता है नेटवर्क सॉलिड्स। अब ये जितने भी है सॉलिड्स, क्योंकि ये बहुत मजबूती से बंधे हुए हैं, आपस में एक दूसरे के पास रहते हैं, तो यहाँ पर कुछ भी मूवमेंट हो ही नहीं सकता। इनको पृथक करना, अलग करना, सेपरेट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। तो क्या ये विद्युत के सुचालक होते हैं? क्या ये कंडक्टर्स होते हैं? तो बिल्कुल नहीं, ये सारे इंसुलेटर्स होते हैं। इनके बेस्ट एग्जाम्पल है डायमंड, हीरा जो होता है। आपने देखा क्या कि मैंने हीरो का आज हार पहना और मुझे करंट आ गया। डायमंड में बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती। क्यों नहीं होती है? ये विद्युत का क्यों कुचालक होता है, क्यों इंसुलेटर होता है? क्योंकि इसमें सारे पार्टिकल्स इतने टाइटली बंधे हुए होते हैं कि उनको तोड़ना बहुत मुश्किल है। हीरे को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो क्योंकि इनमें 3D डायमेंशनल में सारे एटम्स जो है वो अरेंज्ड है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से हो गए? एटम्स हो गए। और कोवेलेंट बॉन्ड इसमें प्रेजेंट रहता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते, इंसुलेटर्स होते हैं। इनका एग्जाम्पल मैंने हीरा बताया, ग्रेफाइट भी इन्हीं का एग्जाम्पल है। बट एक चीज़ नोट करना, ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन भी है यहाँ पर। ग्रेफाइट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ये क्रॉस क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है। अब यहाँ पर ऐसा क्यों होता है वो मैं बताती हूँ आपको। हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही है, बट ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से रहती है। मैं आपको छोटे तौर पर ही बताऊँगी अभी। तो देखिए, जैसे ये मैंने एक हेक्सागन बनाया, ये यहाँ पर एक फिर से हेक्सागन, ये फिर ऐसे खूब सारी लेयर्स एक दूसरे से जुड़ी रहती है, और ये जो लेयर्स है ये एक दूसरे पर मूव कर सकती है, स्लिप हो सकती है। और यहाँ पर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो भी फ्री रहता है, और जहाँ कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन फ्री हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। आपने देखा होगा हम जो पेंसिल से लिखते हैं तो आगे वाली जो बनी हुई रहती है वही तो होता है हमारा ग्रेफाइट, बहुत सॉफ्ट होता है। अब देखिए, इसमें ये सारे कार्बन है, और हीरे में भी क्या होता है, कार्बन ही तो है। हीरा ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन से बनते हैं, कार्बन के अपर रूप है। बट देखिए दोनों में डिफरेंस कितना है। एक विद्युत का कुचालक है तो दूसरा सुचालक है। एक बहुत हार्ड है, सबसे हार्ड वही है,
जबकि ये तो इतना सॉफ्ट है, हम हाथ से तोड़ सकते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन है। ये हो गए हमारे सारे जितनी भी ये चीज़ें थी सब क्या हो गई, हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन हो गया। मैंने बड़े आराम से बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। ये जो चैप्टर के आगे वाला पार्ट था बहुत इजी था और ऐसा मुझे लगता है कि आपने छोटी क्लासेस में भी इनको ज़रूर पढ़ा होगा। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी वहाँ से हमारा मेन चैप्टर जो है वो स्टार्ट होगा। मैं आपको समझाऊंगी यूनिट सेल क्या है, क्रिस्टल लैटिस क्या है, ये सारी चीज़ें, पैकिंग एफिशिएंसी क्या है। यहाँ से हमारा सॉलिड स्टेट चैप्टर स्टार्ट होगा। ये पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी था स्टूडेंट्स, क्योंकि इनके बिना आपको सॉलिड्स क्या है ये समझ में नहीं आता। आज के इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और इन क्वेश्चंस को अच्छे से आराम से नोट कीजिए और इन आंसर्स को भी नोट कर लीजिए। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, मैंने पहले भी बताया था दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन आंसर है। मैं इनको एक्सप्लेन पहले ही अपनी वीडियो में कर चुकी हूँ, तो अब आप इनको केवल नोट डाउन कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो समझ में आती होगी, अच्छी लगती होगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।